नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 सितंबर को मतदान होना है। यहां तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी का मुकाबला भाजपा की प्रियंका टिबरेबाल से है। ममता को मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप 5 नवंबर तक विधानसभा में एक सीट जीतनी होगी। तृणमूल ने भवानीपुर को अपनी बेटी चाहिए कैंपेन चलाया तो भाजपा चुनाव के बाद हिंसा का मुद्दा उठाती रही। प्रचार के अंतिम दिनों तक दोनों दल के प्रत्याशी मंदिर गुरुद्वारे में माथा टेकते रहे। टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी कहते हैं कि हमारा लक्ष्य रिकॉर्ड अंतर से जीत सुनिश्चित करना है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भवानीपुर के लिए सीट की जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने 35% वोट शेयर को बरकरार रखने की जरूरत है। भवानीपुर की विविधतापूर्ण आबादी के लिए मिनी इंडिया इसे कहा जाता है। इसकी विधानसभा में सिखों का सबसे पुराना घर है। सिख परिवारों के अलावा गुजराती, उड़िया, मारवाड़ी, पंजाबी, बिहारी और बंगाली भी बड़ी तादाद में रहते हैं। कुल मतदाता 2,31,000 हैं। इनमें 8 वार्ड हैं, जिनमें से 2 में से बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम वोटर में 20% मुस्लिम आबादी है और सिख गैर बंगाली भाषी आबादी 34% हैं। 8 निकाय वार्डों में से 3 में गैर बंगाली भाषी हिंदुओं की संख्या आधी है। अब सवाल यह है कि उपचुनाव में राष्ट्रीय मुद्दा कितने काम आएंगे या फिर स्थानीय चेहरे को महत्वता दी जाएगी। किस ओर होगा ये चुनाव, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन इस पर जो सवाल निकल रहे हैं, उन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। सोफिया खान है हमारे साथ टीएमसी से और जॉय चौधरी हैं हमारे साथ बीजेपी से। सोफिया जी, किस तरह से आप देखती हैं जो पूरा उपचुनाव है, इस उपचुनाव में 2 चीज अहम है। एक, ममता बनर्जी का चेहरा जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उनका जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ विपक्षी दल बीजेपी, जो लगातार उसने भी भरपूर कैंपेन किया, स्टार कैंपेन किया, बड़े बड़े नेता भी वहां पर पहुंचे। और दूसरा उनका जो मुद्दा रहता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो काम हुए हैं, यानी कि पीएम के नाम के जो काम गिनाए जाएंगे, वो मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे या ममता बनर्जी का चेहरा? देखिए, सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा ही कल जो चुनाव होना है, तो मैं सबसे पहले दीदी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दूँगी, सारे टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से, बल्कि और भी जो भी जनता है बंगाल की, उनकी ओर से। और दूसरी बात है, दीदी का जीतना तो बिल्कुल निश्चित है हमारा, लेकिन मेन लक्ष्य ये है कि हम किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ जीत वहाँ से जीतें, क्योंकि पिछले कई सालों से दीदी वहाँ से जीतती आई हैं, भवानीपुर से। भवानीपुर उनका खुद का क्षेत्र रहा है और हमें पूरी आशा है कि दीदी तो जीत रही ही हैं, लेकिन हमारा जो मेन जो मकसद है वो है कि दीदी वहां से बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़, जिसको कहते हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड आंकड़ों से दीदी बिल्कुल जीतें और जीतेंगी भी। और दूसरी बात है, आप जैसा कह रहे हैं कि पीएम के मुद्दे, पीएम ने जो काम किया है, केंद्र में जो काम हुआ है, मुझे जरा ये बताइए कि पीएम ने जो केंद्र में है वो क्या काम हुआ है। डीजल और पेट्रोल की महंगाई बढ़ी है, उसके आधार पर वो यहाँ वोट मांग रहे हैं, या बेरोजगारी जो बढ़ी है उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, या जीडीपी -23 पर चला गया है उसके आधार पर मांग रहे हैं वोट, या आप बताइए कि हिंदू मुसलमान को लड़वाने की जो भी इनकी जो हमेशा से एक साजिश रही है, उसके आधार पर वोट मांगेंगे। क्योंकि ऑलरेडी इन सब आधार पर जो है, या इनको छोड़कर कई आधार पर उन्होंने वोट जो है, इससे पहले भी 4 महीने पहले विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, वहां पर ये सारे मुद्दे उठे थे, कई वादे हुए, लेकिन बावजूद उसके बंगाल की जनता ने नकार दिया। और रीजन बस एक ही था, बंगाल की जनता आप जानती है, बंगाल की जनता ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तानी अब जान चुके हैं कि जुमलों के ऊपर वोट नहीं होता। एक बार 2 बार किया जा सकता है, लेकिन बार बार जो लोग जुमला देते हैं, जो लोग हवा पिलाते हैं, वो जनता जो है, वो जनार्दन जो है बिल्कुल जागरूक है। आजकल किसी से कुछ भी छुपा नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, गोदी मीडिया दिखाए ना दिखाए, बड़ी बड़ी चैनल दिखाए ना दिखाए, लेकिन आज सोशल मीडिया में सब लोग जानते हैं, देख रहे हैं क्या चल रहा है देश में। और ममता बनर्जी का जो कार्य है वो भी किसी से छुपा नहीं है। आप देख सकते हैं कि इलेक्शन के पहले से तो काम होता ही आया है, उसके बाद भी, इलेक्शन के जस्ट बाद भी जो है, कई ऐसे काम हुए हैं, कई कन्याश्री बोलिए, जॉय बांग्ला, रूपोश्री, द्वारे सरकार, स्वास्थ्य साथी, हर एक स्कीम, ये जुमलों वाली स्कीम नहीं है, ये हमारी जो स्कीम है, हमारी दीदी की जो स्कीम है, वो घर घर तक पहुंची हुई है। आप द्वारे सरकार, मैं बता दूं जितने भी दर्शक है जिनको नहीं पता है, द्वारे सरकार एक ऐसा हमारा कैंप लगता है जहां पर सरकार के पास लोगों को आने की जरूरत है, सरकार लोगों के पास जाती है
पाता और ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। कई फंड आते हैं, फंड कहाँ चला जाता है वो पता नहीं चल पाता। लेकिन दीदी ने सब कुछ बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट रखा है ताकि लोगों के बीच में तो ये सारी पॉपुलैरिटी जो है ये ममता बनर्जी की, हमारी दीदी की, इसी कारण वो तीसरी बार जो है बहुमत के साथ चीफ मिनिस्टर बनी थी। बहुमत के साथ टीएमसी जो है 213 सीट टीएमसी ने पाया था, वो दीदी को देखते हुए ही पाया था। तो जाहिर सी बात है जो कल जो चुनाव होगा फिर से वही मुद्दे होंगे। मुझे लगता है कि जितना प्यार पिछली बार मिला था 2 मई को, उससे कहीं ज्यादा प्यार जो है इस बार फिर से मिलेगा, क्योंकि वहां पर पहले से भी दीदी को प्यार मिलता रहा है। अब मुझे लगता है और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सबको पता है कि दीदी को चीफ मिनिस्टर के तौर पर लोग देखना चाहते थे और किया भी। लोगों के प्यार की वजह से ही दीदी आज तीसरी बार चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन आज दीदी जो है किसी भी कारण से फिर से उन्हें चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ये एक संवैधानिक एक औपचारिकता है और इसको पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है दीदी को लड़ना है। दीदी लड़ भी रही हैं। दीदी ने जो फिर से जो भी वादे किए हैं वो वादे पर सब लोग जानते हैं, सारी जनता जानती है कि दीदी जो वादे करती है वो वादे पूरे करती है। तो उस वादे के आधार पर, उस काम के आधार पर, दीदी के काम के आधार पर लोग जो है बहुमत के साथ फिर से इस बार बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ इस बार वोटिंग होगी दीदी के लिए। चलिए, जॉय चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जॉय जी, किस तरह से आप देख रहे हैं जो 2 पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां, वहां पर क्षेत्रीय पार्टी वहां की टीएमसी और आपकी पार्टी पूरे देश की अभी सबसे बड़ी पार्टी लगभग कही जा रही है। बीजेपी ज़्यादातर मोदी के काम को लेकर के आगे बढ़ती है और वही मुद्दे हर राज्य में वो पहले गिनाती है, उसके बाद उन राज्यों में उन्होंने क्या किया है उसको बाद में गिनाया जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण है दीदी का चेहरा और मोदी के काम, कौन भारी पड़ने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी भी आज की बात बता रहा हूँ आपको कि 70 नंबर वार्ड में जहाँ पे बीजेपी को बढ़त मिली थी, वहां पे जो इनके काउंसिलर हैं तृणमूल के, वो घर घर जाके एक चिट्ठी बांट रहे हैं और चिट्ठी में साफ दर्शा रहा है कि आप लोग हमारा काम देखिए, हम आपके साथ थे। आप यदि वोट तृणमूल को नहीं करेंगे, दीदी तो जीतेगी दूसरे किसी वार्ड से बढ़त लेकर के, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिलेगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हिंदी बोल पाता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं गुजराती बोलता हूँ, बाकायदा यही चिट्ठी में लिखा हुआ है, यही लैंग्वेज में, और इसके लिए मैं हर भाषा बोल सकता हूँ। मैं आपका ही आदमी हूँ, इसलिए आप मुझे वोट करें, तृणमूल को वोट करें, नहीं तो दीदी मुझे टिकट नहीं देगी। मैं देखिए किस तरह से तानाशाही, किस तरह से स्वैराचारी की प्रेशर क्रिएट करके जेन तेन प्रकार से दीदी जो है यहाँ से जीतनी जाती है। यदि उनको इतनी काम की प्यारा था, इतने उनके काम पे भरोसा था, दीदी को इतना बंगाल में जनता का समर्थन है, तो इतना कुछ तो करना चाहिए नहीं था। लास्ट दिन भी आप देखोगे, जिस दिन प्रचार का शेष दिन था, जिस दिन अंतिम प्रचार था, उस दिन भी हमारे कार्यकर्ता पे हमले होते हैं, हमारे नेताओं पे हमले होते हैं। तो कई हद तक ये दीदी का जो दिवालियापन है, वो जो पॉलिटिकल दिवालियापन हो गई है, दिवालिया हो गई है, ये कई हद तक दर्शाता है। और रहा बात तो जीत हार की, ये तो 2 दिन बाद पता चलेगा। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि भवानीपुर में कल की होने वाली इलेक्शन में दीदी को टक्कर जबरदस्त मिलेगी और उन्हें मालूम चलेगा कि हाँ, वो भवानीपुर अभी वो भवानीपुर नहीं रहा है कि हर बार की तरह 10 साल से वहां पे वो विधायक थी और वहां की जनताओं को धोखा दिया है। इस बार वहां की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। चलिए सोफिया जी, एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि जो क्षेत्र भवानीपुर है गैर बंगाली क्षेत्र है और वहाँ पर ज़्यादातर जो बिहारी हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, मतलब तमाम अन्य प्रांतों से लोग वहाँ पर हैं और गैर बंगाली भाषी लोग हैं। तो ऐसी जगह पर और ममता बनर्जी जो कि बंगाली को वो प्राथमिकता काफ़ी देती हैं, तो ऐसी जगह पर वहाँ पर बढ़त बनाना क्या आसान हो पाएगा? क्योंकि जो 2 वार्ड, अभी जॉय चौधरी ने भी कहा कि 70 और वार्ड 74, 2 वार्ड ऐसे वार्ड हैं वहाँ पर जहाँ पर बीजेपी को बहुत ज़्यादा बढ़त मिल चुकी है पहले भी। देखिए, ऑलरेडी उस सीट पर जानते हैं कि शोभन देव जी वहां से ऑलरेडी जीत चुके हैं और भारी मतों से वो जीते हैं। तो दीदी के वो एक सिपाही हैं। अगर दीदी के सिपाही वहां से जीत सकते हैं तो क्या स्वयं दीदी अगर वहां से खड़ी होती है तो नहीं जीतेगी? ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये 5 साल नहीं गुजर चुका है, बिल्कुल 3-4 महीने की बात है। 3-4 महीने पहले ही जो है भवानीपुर बहुत अलग कुछ भवानीपुर नहीं बन गया है। ये वही भवानीपुर है जहाँ से शोभन देव हमारे
विधायक जो है वहां से जीते थे और काफी भारी मतों से जीते थे। तो जाहिर सी बात है कि जब वो जीत सकते हैं तो दीदी का जीतना तो बिल्कुल, मैं अहंकारी होकर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। जैसा मैंने पहले भी कहा, दीदी खुद के लिए नहीं जीती है, दीदी अपने काम के लिए जीती है इससे पहले भी। और इस बार भी दीदी जो है, जो दीदी ने डेवलपमेंट किया है कोलकाता शहर का, तो कोलकाता शहर के डेवलपमेंट के कारण कोलकाता में लोगों का जो काम हुआ है, लोगों के लिए जो काम हुआ है, उसके कारण दीदी जीतेंगी। और दीदी ऑलरेडी जीत चुकी हैं। देखिए, हमारा तो ये मानना है दीदी ऑलरेडी जीत चुकी हैं, ये औपचारिकता है। यहाँ पर दीदी को एक कंटेस्ट करना है। हाँ, हमें हमारा लुकआउट बस इतना सा है कि दीदी को बस बहुत ज्यादा वोटों से, रिकॉर्ड तो वोटों से जिताना है और इंशाअल्लाह ताला ये जरूर होगा। और जहाँ इन्होंने कहा कि चिट्ठी की बात जो कह रहे हैं ये, तो मुझसे तो नहीं पता कि इस तरह का चिट्ठी इनके पास पहुंचा है, क्योंकि इस तरह की चिट्ठी की कोई खबर हमारे टीएमसी भवन में नहीं है, हमारे लोगों के पास नहीं है। क्योंकि इस तरह की चिट्ठी देना ये तो बिल्कुल मुझे लगता है ये हकीकी बात है। हो सकता है कि भाजपा के लोगों ने ही चिट्ठी पहुंचाकर जो है टीएमसी के नाम को खराब करने की कोशिश की होगी, जैसा ये हमेशा करते आए हैं। ये अपने आप को ही पिटवाते हैं, अपने आप पर ही हिंसा करवाते हैं और फिर नाम लगवाते हैं टीएमसी का। तो ये देखिए, मुद्दे तो इनके पास है नहीं, इन्होंने विकास तो किया नहीं है, ये बुरी तरह हारे हैं बंगाल में। तो कहने के लिए कोई तो एक्सक्यूज होगा ना, कहने के लिए कुछ तो होगा कि ये हो गया, वो हो गया, हम क्यों हारे, हम पर वार हो रहा है। और इस तरह की चिट्ठी वगैरह की जो बातें जो भी आ रही हैं सामने, ये तो हमारे नॉलेज में नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है। जब अगर इनके पास नॉलेज है तो वो चिट्ठी दिखा दें यहाँ पर जनता को। मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई चिट्ठी भेजा गया है। और भाजपा की जहाँ तक बात करें कि अगर 2 वार्ड भाजपा के क्षेत्र में आती है, या जैसा कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा होता तो हमारे पिछले विधायक जो है, हमारे शोभन देव जो है, वहां से भारी मतों से नहीं जीतते। बाकी थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच होता ही रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे तो इस बार जैसा मैं अंदाजा लगा रही हूँ, मुझे तो लगता है कि इनकी जो प्रार्थी हैं प्रियंका टिब्रेवाल, उनका जमानत जब्त हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जॉय साहब, मैं तो बोलूंगा कि सोफिया जी को कि आज विजय वाहिनी की जो ट्वीट है वो ट्वीट चेक कर लें। आधी घंटा पहले मैंने ट्वीट करी है, ट्वीट चेक कर लें, उसमें पूरा बाकायदा चिट्ठी लिखा हुआ है। और अभी तक 1 घंटा हो गया है, अभी तक एक बार भी काउंसिलर के तरफ से कोई इसका खंडन नहीं हुआ है। मैंने काउंसिलर को भी टैग किया है, तो वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हो। सोफिया जी सुन लीजिए, सोफिया जी सुन लीजिए, आप वहाँ से इसे रिलेशन नहीं है। सोफिया जी सुन लीजिए ना, आपने बोला, मैं बोल रहा हूँ, आप भी सुन लीजिए। तो वहाँ से चिट्ठी की सत्यता जो है वहाँ से जांच की जा सकती है। और रहा बात, मैंने मीडिया को भी, स्वदेश न्यूज को भी भेज दिया है। रहा बात दूसरी बात, अगली बार लास्ट जो इलेक्शन हुई थी भवानीपुर में, जो तृणमूल जीती थी, पर्टिकुलर किसी वार्ड में उन्हें ज्यादा वोट मिला था, लेकिन 79 वार्ड में वो हार गई थी और एक वार्ड में वो पीछे पड़ी थी। यहाँ तक कि जिस वार्ड में ममता बनर्जी खुद रहती है, उस वार्ड में भी बीजेपी के बढ़त थी बूथ को छोड़ करके। तो आप सोच सकते हैं कि कलकत्ता में तृणमूल कांग्रेस ने क्या काम करी है, ममता बनर्जी ने क्या काम करी है, ये तो बात की बात है। हाँ, 2 दिन कलकत्ता में बारिश 2 दिन चल रही है, कल रात से बारिश हो रही है अभी तक। तो ममता बनर्जी का जो स्वप्न था, उनका जो सपना था कि कलकत्ता को लंदन बनाएगी, हाँ, लंदन तो नहीं बना पाई, लेकिन वेनिस जरूर बना दी। अभी भी 70 नंबर वार्ड में एक घुटना पानी है। सिद्दीपुर चले जाइए, पूरा पानी भरा हुआ है। वहाँ पे बड़ी पंप अभी उतारा गया है कि किसी हालत में कल इलेक्शन है, वहाँ से पानी उतरे तो आदमी वहाँ वोट करने जाए। ये तो कलकत्ता की हाल है। और इसी हाल पे आप वोट मांगने जा रहे हो, इसी पे बोल रहे हो कि हाँ बंगाल में उन्नति हुई है, बंगाल में अच्छी तरह शासन हुई है, चारों तरफ खुशहाली है। यही खुशहाली है और यही है। तो इसी को देखते हुए आप सोच सकते हैं कि जमानत जब्त की बात है, कल कहीं ममता बनर्जी को नंदीग्राम का स्वाद न चखना पड़े, ये आप लोग सोचिए। सोफिया जी, देखिए, आपकी जो प्रार्थी हैं ऑलरेडी पहले से ही वो विधानसभा में हार चुकी हैं। और इसका जवाब आप दीजिए कि आपने हारे हुए सिपाही को, आपने हारे हुए कैंडिडेट को क्यों ममता बनर्जी के साथ उतारा? क्योंकि सोफिया जी, हारे हुए तो दोनों हैं, हारी हुई तो ममता दीदी भी हैं। हाँ, ठीक है, हारी भी हैं, वो जनता बताएगी। हारी भी नहीं है वो। जैसा मैंने कहा कि 213 सीट पे ममता बनर्जी खुद जीती भी है।
देखिए, एक कहते हैं, कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि 99 सुई निकाल दीजिए, एक सुई ना निकालिए तो लोग एक सुई को पकड़ते हैं। दीदी जो है 213 सीट पर जो जीती हैं उसके बारे में भी तो चर्चा कीजिए। एक सीट हारी है, वो भी क्यों हारी है, किस षड्यंत्र से हारी है, वो ऑलरेडी केस जो है वो कोर्ट में है, उसके बारे में मैं जाना नहीं चाहती, वो उसके लिए समय नहीं है, वो छोड़ दीजिए। उसका जवाब जो है कोर्ट देगी और जनता देगी। और कल की जो हम बात करें, दीदी ऑलरेडी 213 सीट पर जीती हुई है, हम ये फोकस कर रहे हैं, हम हार के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, हम जीत के ऊपर फोकस करते हैं। तो कल भी हमारा यही लक्ष्य होगा कि दीदी जो है कहाँ पर थोड़ा बहुत कम उनको वोट मिलेगा, हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि कौन दीदी को ज्यादा प्यार करता है और सबसे ज्यादा हमें वोट किस एरिया से मिलने वाला है, किस क्षेत्र से मिलने वाला है, उस पर हम फोकस ज्यादा कर रहे हैं। और देखिए, कभी भी 100% जो है वो वोटिंग किसी एक इंसान के लिए कभी भी नहीं होता। कुछ नोटा में जाता है, कुछ यहाँ वहाँ जाता है, कुछ अपोजिशन को मिलती है, तो ये मिलना भी चाहिए। मैं नहीं कहूंगी कि 100% जो है वोट आप जाकर ममता बनर्जी को दे दीजिए, ये मैं एज अ नॉन टीएमसी पर्सन मैं कहूंगी। एक संवैधानिक देश है जहाँ पर लोगों को बिल्कुल आजादी है कि वो किसी भी कैंडिडेट को अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन हाँ, लोग अब ये देखते हैं कि कौन बेहतर रहा है, कौन है ऑलरेडी ममता बनर्जी अपनी जो कैपेसिटी है वो प्रूफ कर चुकी है, वो दिखा चुकी है जनता को। जनता ने भी दिखा दिया है कि हमने आपको चुना है और हम आपको ही चाहते हैं और आपको ही सीएम रहना है। और इसके लिए कल जो वोट होना है उसमें फिर से जनता दिखाएगी। जनता का बस प्यार की जरूरत है। हमारा बस यही मांग है कि जनता और ज्यादा प्यार दे, ताकि ममता बनर्जी पीएम नहीं, सीएम नहीं, बल्कि देश की पीएम बनने की भी क्षमता रखती है। जॉय साहब। सोफिया जी, दिनेश जी, सोफिया जी को शायद याद नहीं होगा, मैं उनको याद दिला दूं कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, एक टाइम ऐसा था कि उनके पास एक भी एमएलपी नहीं था, एक भी सांसद नहीं था। ममता बनर्जी जादवपुर में उतर करके गुहार लगा रही है कि मुझे सेंट्रल भेजिए, मैं यदि हार गई तो सेंट्रल में एक भी हमारे पार्टी का प्रतिनिधि नहीं रहेगा, किसी तरह मुझे जिताइए। शायद आप भूल गए होंगे कि आपके जितने अभी एमएलए एमपी हैं वो भी एक समय हारे थे। और ज्यादा दिन नहीं, आज से 10 साल पीछे चले जाइए, 10 साल पीछे में आपके कितने एमएलए एमपी थे, शायद आपको याद है क्या? आपके ममता बनर्जी के शुरुआत से जीतते आ रही है। देखिए, अभी का जो माहौल है उस माहौल की बात करिए, अभी जो पश्चिम बंगाल की संतरास की अवस्था है उसकी बात करिए, अभी जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खून की होली की राजनीति चालू करिए उसकी बात करिए। बंगाल अभी पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है खून के लिए, बंगाल जाना जाता है कि पोस्ट वायलेंस के लिए। पोस्ट वायलेंस बोल करके शायद भारतवर्ष में किसी को कुछ नहीं पता होगा। ये बंगाल की कल्चर है, बंगाल से ये उन्हें इम्पोर्ट हुई है और पूरा प्रदेश, पूरा भारतवर्ष अभी जानता है कि हाँ पोस्ट वायलेंस भी होता है चीज बोल करके। हर राज्य में इलेक्शन होती है, किसी भी राज्य में इस तरह की खून खराबी नहीं होता जिस तरह बंगाल में होता है। और भी जगह विरोधी है, और जगह भी बीजेपी चुनाव लड़ती है, और जगह भी कांग्रेस है, सीपीएम है, लेकिन इस तरह की हालत जो है परिस्थिति बंगाल को छोड़कर के और कहीं पे नहीं है। तो ममता बनर्जी या सोफिया जी याद रखिए, ममता बनर्जी आप लोग जितना भी कोशिश कर लो बढ़त बढ़ाने की, बढ़त तो बढ़ेगी नहीं, कहीं वो बढ़त कम नहीं हो जाए, जो 28,000 की बढ़त थी वो कम नहीं हो जाए, और शायद नंदीग्राम की जो स्वाद है वो यहाँ नहीं फिर से उन्हें चखने को मिल जाए। आपने जो उदाहरण दिया और भी अन्य राज्यों की, तो और भी अन्य राज्यों में जो है इतने ज्यादा बुरी तरीके से आप नहीं हारे हैं अभी फिलहाल के डेट में। लेकिन आप इसे हार कैसे कर सकते हो? हमारे पास 5 एमएलए थी, हमारे पास 5 एमएलए थी, आज 5 से हम लोग 72 में आए हैं, 5 से 72 में आए हैं। 5 से 72 किसे हार कहते हो? कैसे हार बोलते हो उसको? 5 से हम लोग 72 पाए हैं, 5 से 72 पाए। आप खुद सोचिए 10 साल पहले जब ममता बनर्जी ब्रिगेड में मृत्यु घंटा मिलाई थी, शायद उस समय आप पार्टी करते हो कि नहीं करते हो मुझे नहीं पता, मैं आपको याद दिला दूं, उस समय ममता बनर्जी ब्रिगेड में मृत्यु घंटा डाली थी कि हाय एवर नो नेवर। समय भी ममता बनर्जी सरकार में नहीं आ पाई थी, तो आप क्या बोलोगे? ममता बनर्जी हार गई थी? हार गई चुकी है। आप ये मानिए कि आपकी जो चेहरा है वो खुद हार चुकी है, आपकी सीएम हारी हुई सीएम है। आप ये सोचिए कि जिसको आप लोग बोलते हो कि सीट मिल गई, आप
आपकी सीएम, आपकी ममता बनर्जी खुद हार चुकी है, नंदीग्राम में हार चुकी है ममता बनर्जी। आप हारा हुआ कैंडिडेट जो है उसके अनुसार 77 से मेट्रो सिटी में है, हारा हुआ एमएलए मुख्यमंत्री बनता है और उसे जिताने के लिए राज्य सरकार हारा हुआ 2013 सीटों पे विराजमान है, फिर 2013 सीट में वो जीती है, एक सीट ना भी लेकिन जो साहब जो हार गई है हार स्वीकार करिए, जनता के सामने हार स्वीकार करिए। आपकी नेत्री ममता बनर्जी को खुद स्वीकार करिए, चलो मैं हार गया, अच्छा हुआ। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, चलो मैं नंदीग्राम में हार गया, चलो उतना दूर मुझे जाना नहीं पड़ेगा। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। अब देखिए क्या होता है, लाज शर्म लज्जा को छिपाने के लिए, लाज शर्म लज्जा को छिपाने के लिए कोर्ट में गई है। इससे लड़ना पड़ रहा है, इससे शर्मनाक बात और क्या सब हो सकती है। धीरे धीरे हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि जो व्यक्ति हार गया है, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की उम्मीदवार था, वो हार चुका है और उसे फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया है। तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है। के बारे में सोचिए, यहाँ पर एक चीज पे फोकस मत कीजिए, आप लोग एक चीज पर फोकस मत कीजिए। अब आप सोचिए कि यूपी कैसे बचाना है, सोचिए त्रिपुरा कैसे बचाना है, सोचिए गोवा कैसे बचाना है। अब आप त्रिपुरा बचा लेंगे, आप बंगाल बचाइए पहले, आप सोचिए किस तरह से बंगाल बचाइए, बने रहना है, इसके बारे में फोकस कीजिए। दीदी यहाँ पर घर में मैंने बगल में पड़ोसी के बच्चे हो रहे हैं, आप लोग लगा दिया गया है। आप बताइए ना, यूपी में तृणमूल कांग्रेस कहाँ पे, यूपी में तृणमूल कांग्रेस कहाँ पे है? क्या आपका एक एमएलए आ जाएगा है क्या? आ जाएगा, कहाँ से आकाश से तरफ पड़ेगा क्या? अगर आकाश से आएगा क्या? कहाँ से आएगा? ममता बनर्जी ने अपने लिए दिया है तो आप क्या काम होगा? त्रिपुरा में है क्या कुछ भी आपका? पहले अपनी संगठन बनाइए, वहाँ पे संगठन को लाइव बनाइए कि वो कम से कम एक झंडा पकड़ सके। आप बाहरी प्रदेश में अपने संगठन को ऐसे बनाइए कि वो झंडा उठा सके। पहले झंडा तो उठाने वाला कोई मिले, फिर आप इलेक्शन लड़ना, और फिर यूपी की बात, त्रिपुरा की बात, गोवा की बात करना। पहले झंडा उठाने वाले व्यक्ति को मैं टीएमसी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पत्र से कहती हूँ कि मैं दीदी की पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। हम लोग दीदी के, हमारे में जो सिंबल है, हमारी जो जिसको कहते हैं कि हमारा जो अहंकार है वो खुद वह दीदी है, तो हम दीदी के पार्टी के हैं और हमें बहुत दीदी आपकी पार्टी जो है दीदी से चालू होती है, दीदी में सेट होती है। आपकी पार्टी जो है दीदी से चालू होती है, दीदी से सेट होती है। दीदी के सिवा आपके पार्टी में और कोई नेता है क्या? दीदी के सिवा आपके पार्टी में और कोई नेता है क्या? सोफिया जी बताइए ना, दीदी के सिवा आपके पार्टी में और कोई नेता है क्या? कोई नहीं है। पहले और प्रदेशों में जाइए, वहाँ पे आप एक एक कार्यकर्ता को जुगाड़ करिए जो कि आपके लिए एक झंडा उठा सके, जो कि आपके लिए झंडा उठा सके। वैसे वहाँ इलेक्शन लड़ना क्या होता है, तालिबान दिखाते हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों के जो हिंदुस्तानी जो आज मर रहे हैं, जो आप तालिबान हिंदुस्तान छोड़िए, आप बांग्लादेश पाकिस्तान छोड़ के बंगाल में आ गए। सोफिया जी, आप बंगाल के इलेक्शन है, मुद्दा से मत जाइए भटकिए, आप मुद्दा से भटक रहे हो। मुद्दा से मत भटकिए, मुद्दा से मत भटकिए, मुद्दा से मत भटकिए। आप तालिबान पाकिस्तान बांग्लादेश मत जाइए, बंगाल में आइए, बंगाल की जनता से बोलिए कि आपने बंगाल जनता को क्या दिया है, यहाँ की जनता को आपने क्या दिया है, यहाँ की बेरोजगार युवाओं को आपने क्या काम दिया है, ये बोलिए। आप और प्रदेशों के बाद छोड़ करके बंगाल की हालत कराइए। पहले बंगाल में बताइए आपने युवाओं को क्या दिया है, बंगाल में युवाओं को क्या दिए हैं, कौन सा रोजगार दिए हो, कौन सा काम दिए हो। आज यहाँ पे पढ़े हुए शिक्षित बेकार लोग बेकार बने बैठे हुए हैं, 5 साल के लिए लाइन लगाते यहाँ के बेकार लोग। आप कल यहाँ के शिक्षित युवाओं को आपने कौन सा नौकरी दिया है, इस मुद्दे पर आइए। आप यूपी को छोड़ दीजिए, त्रिपुरा छोड़ दीजिए और भारत के और प्रदेशों को छोड़ दे, कल बंगाल में आइए। चलिए, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन भवानीपुर का संग्राम कल होने वाला है, क्या कुछ स्थिति वहां बनेगी, क्या ममता दीदी फिर से वहां के लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाएंगी या फिर
बीजेपी ममता दीदी की कुर्सी में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी। फिलहाल इससे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।